तो आइए सीधे शुरू करते हैं इस नए विश्लेषण को। आज हम उस ऐतिहासिक चुनाव परिणामों पर चर्चा करने वाले हैं जिसने भारत में बची हुई आखिरी चुनी हुई लेफ्ट सरकार का किला ढा दिया है। सच कहें तो ये सिर्फ एक आम चुनावी नतीजा नहीं है, ये एक तरह से लगभग 50 साल पुराने एक पूरे युग का अंत है। तो चलिए इस पूरे बदलाव को एकदम शुरुआत से डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले लेफ्ट के इस पतन पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर ये लेफ्ट और राइट की विचारधारा होती क्या है। इसके बाद बात करेंगे द ग्रेट इंडियन एनोमली की, फिर केरला की उस दिलचस्प पेंडुलम पॉलिटिक्स की, एलडीएफ की हार के असल कारणों की, और आखिर में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, वामपंथ यानी लेफ्ट का पतन। केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अब इस टेबल को देखकर ही दोनों गठबंधनों की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। ध्यान दीजिए कैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 63 सीटों के साथ एक भारी बढ़त बनाई है, जबकि सीपीआईएम यानी एलडीएफ को पूरी 36 सीटों का एक बहुत बड़ा और नुकसानदायक घाटा उठाना पड़ा है। ये नंबर्स अपने आप में बता रहे हैं कि ये कोई छोटा मोटा हेरफेर नहीं, बल्कि एक भारी राजनीतिक बदलाव है। और यहाँ सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि दशकों तक एक मजबूत पकड़ बनाए रखने के बाद अब पूरे देश में एक भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची है। भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लेफ्ट पूरी तरह से सत्ता के बाहर हो गया है। बिल्कुल अनबिलीवेबल है ना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, लेफ्ट बनाम राइट। इसे समझने के लिए हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं के पीछे का इतिहास देखना होगा। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि आज हम भारत में जिस राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं उसकी वैचारिक जड़ें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तक जाती हैं। उस वक्त संसद में जो लोग सामाजिक न्याय, समानता और धन के पुनर्वितरण यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, वो बाईं ओर यानी लेफ्ट में बैठते थे। ये वो लोग थे जो पूंजी के एक ही जगह जमा होने का सख्त विरोध करते थे, और बस वहीं से इस लेफ्ट विचारधारा का जन्म हुआ। अब इन दोनों विचारधाराओं को अगल बगल रखकर देखते हैं। लेफ्ट का पूरा फोकस होता है समानता और धन के समान वितरण पर, जिसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल क्यूबा है, जो आज भी समाजवादी समानता को मानता है। दूसरी तरफ राइट विंग का फोकस होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म पर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज अमेरिका है, और इलॉन मस्क या सुंदर पिचाई जैसे प्रभावशाली लोग इस वेल्थ क्रिएशन वाले मॉडल के प्रतीक माने जाते हैं। दोनों की अप्रोच बिल्कुल विपरीत है। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, द ग्रेट इंडियन एनोमली। आजादी के बाद भारत में कम्युनिज्म पूरी तरह से क्यों नहीं फैल पाया? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है और किसी के भी जहन में आएगा। अगर लेफ्ट हमेशा गरीबों की आवाज बनने का दावा करता है, तो आजादी के तुरंत बाद वाले उस अत्यंत गरीब भारत में ये विचारधारा पूरी तरह से क्यों नहीं छा गई? अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति कम्युनिस्ट विचारधारा के पनपने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी, तो फिर यहाँ चीन या रूस जैसा मॉडल क्यों नहीं बन पाया? इसका जवाब बड़ी मुख्य धारा की पार्टियों की रणनीतियों में छिपा है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही कांग्रेस ने गरीबों के हित में बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी का मशहूर नारा गरीबी हटाओ और मनरेगा जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं ने दरअसल उस पूरे सामाजिक न्याय वाले स्पेस को कवर कर लिया जो टेक्निकली लेफ्ट का होना चाहिए था। और आज के समय में देखें तो बीजेपी भी सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पर बहुत भारी फोकस करती है। इसका सीधा असर ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई अलग पहचान बनाने की जगह ही नहीं बची। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, केरल की पेंडुलम राजनीति। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सामाजिक सुधारों ने इस राज्य को एक अनोखा अपवाद बना दिया। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1956 में आधुनिक केरल राज्य बनने से कहीं पहले ही वहां जाति व्यवस्था के खिलाफ और बेहतर शिक्षा के लिए जोरदार सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। इन्हीं ग्रासरूट आंदोलनों ने समानता की नींव रखी, जिसके चलते 1959 में ईएमएस नंबूदिरीपाद की अगुवाई में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनी। फिर 1970 के दशक में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने गठबंधनों को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेफ्ट का एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ। और 1980 के दशक तक आते आते केरल की राजनीति एक घड़ी के पेंडुलम की तरह सेट हो गई। एक टर्म में एलडीएफ
तो अगले टर्म में यूडीएफ। ये प्रिडिक्टेबल साइकिल लगभग 4 दशकों तक चलता रहा। ये पैटर्न टूटा तब जब पिनराई विजयन की एलडीएफ सरकार ने 2016 के बाद अपने स्ट्रॉन्ग कोविड मैनेजमेंट की वजह से 2021 में वापस जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। ये वाकई एक बड़ी बात थी। तो फिर अब अचानक ऐसा क्या बदल गया, ये देखते हैं भाग 5 में। एलडीएफ क्यों हारी? पिनाराई विजयन सरकार के इस पतन के असल कारण क्या रहे? दरअसल 4 अलग-अलग फैक्टर्स ने मिलकर एलडीएफ के खिलाफ एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। सबसे पहला, लगातार 10 साल सत्ता में रहने की वजह से पैदा हुई भयंकर सत्ता विरोधी लहर, यानी एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक वोटों का यूडीएफ की तरफ कंसोलिडेट होना। फिर आया सबरीमाला मुद्दा, जहां बीजेपी की हिंदू और ईसाई वोटों को जोड़ने की कोशिश का इनडायरेक्ट फायदा यूडीएफ को मिल गया। और आखिर में सबरीमाला मंदिर में चोरी के विवादों को कांग्रेस ने अपने हक में बेहद कामयाबी से इस्तेमाल किया। इन सब ने मिलकर एलडीएफ का बेस बिल्कुल हिला दिया। इन सब विवादों के ऊपर एक और चीज ने आग में घी का काम किया, और वो था लीडरशिप का संकट। पिनाराई विजयन के नेतृत्व में किसी नए युवा उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर की पूरी तरह से कमी थी। इसे ऐसे समझिए, जब सामने एक नई ऊर्जावान ऑपोजिशन खड़ी हो तो एक उम्रदराज लीडरशिप बिना किसी नए चेहरे के अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बेहद कमजोर पड़ जाती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, भाग 6। आगे क्या होगा? केरल के नए मुख्यमंत्री के लिए रेस में कौन आगे है? चूंकि अब यूडीएफ की एक बहुत बड़ी और स्पष्ट जीत हो चुकी है, तो सभी की नजरें इन प्रमुख कांग्रेस नेताओं पर है। केरल के नए मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो हैं वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला और सनी जोसेफ। इन्हीं में से कोई एक अब राज्य की कमान संभालने वाला है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, शशि थरूर। हालांकि वो केरल से आने वाले एक बहुत बड़े और ग्लोबल फिगर हैं, पर फिर भी सीएम पद की इस रेस से वो लगभग बाहर माने जा रहे हैं। कारण, दरअसल हाल के दिनों में नेशनल लेवल पर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ उनके कथित झुकाव को लेकर जो धारणाएं बनी हैं, उसने ऐसी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डायनामिक्स पैदा कर दी हैं कि उन्हें इस पद के लिए सूटेबल नहीं माना जा रहा। तो इन सब बातों को देखने के बाद आखिर में ये बड़ा और सबसे अहम सवाल बचता है, केरल में अपने इस आखिरी किले के ढहने के बाद क्या लेफ्ट के पास मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का कोई रास्ता बचा है, या फिर 1789 के फ्रांस में पैदा हुई ये विचारधारा अब 21वीं सदी के भारत में अपना वजूद खो चुकी है? और क्या सच में हम एक 50 साल पुराने युग का अंत देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।